नमस्कार मित्रों, ये एजुकेशन चैनल में आप सबों का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स का क्लास है। लेक्चर 41 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और हम लोग बिल्कुल करंट अफेयर से अपडेट हैं, कहीं कोई डिले नहीं है। आज लेक्चर 42 हम लोग देखेंगे, जो पिछले हफ्ते का जो मंडे टू संडे तक का जितना भी करंट अफेयर्स है उसे आज हम लोग देखेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे है अक्टूबर 2025 में किसको आईएमएफ का पहला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट, उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आईएमएफ को पहला। आपको ऑप्शन है डैन कैट्स, माइकल पात्रा, आंद्रिया जोले एंड लास्ट क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। प्रश्न का उत्तर आपको बीच में चैट करके देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है। 13 अक्टूबर को वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि उसमें भी हम लोगों ने नोबेल अवार्ड देखा था। मेडिसिन के सेक्टर में देखा था कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला है नोबेल पुरस्कार। शांति के क्षेत्र में हम लोगों ने नोबेल देखा था। उसी तरीके से अब इसमें आ रहा है इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, राइट। बता सकते हैं यदि आप लोग न्यूज वगैरह पढ़े होंगे तो। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 3 लोगों को दिया गया है। करेक्ट आंसर 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से 3 लोग हैं का नाम देख लीजिए। जोएल मोकिर कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। जोएल मोकिर यूएसए के हैं। फिलिप एगियन फ्रांस के हैं। पीटर हॉविट कनाडा के हैं। तो इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र का 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। नोबेल पुरस्कार का कोई भी क्वेश्चन होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। पुरस्कार का आधा हिस्सा मोकिर को और बाकी आधा हिस्सा एगियन और हॉविट को ज्वाइंट रूप से मिलेगा, ठीक है। विजेताओं को नवाचार से प्रेरित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए सम्मानित किया गया। कई बार पूछता है कि किस सब्जेक्ट पर इन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, के कारण इनको नोबेल अवार्ड मिला है। तो देख लीजिएगा, नवाचार से प्रेरित आर्थिक विकास की व्याख्या एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ठीक। यह पुरस्कार आधिकारिक रूप से स्वीडन रिक्स बैंक पुरस्कार कहलाता है, जो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। यह वर्ष 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा शुरू किया गया। विजेता हर साल रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग को अच्छा मिला। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय संरक्षण पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला विजेता कौन बनी। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की है पहली महिला विजेता बनी है, ठीक है। अवार्ड कौन सा, अंतरराष्ट्रीय संरक्षण पुरस्कार। करेक्ट आंसर क्या होगा, सोनाली घोष। करेक्ट आंसर सोनाली घोष, राइट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। उन्होंने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों की सततता में नवाचार के लिए केंटन आर मिलर अवार्ड प्राप्त किया है। यह सम्मान उन्हें 10 अक्टूबर 2025 को अबू धाबी में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया, ठीक है। और भी रिलेटेड फैक्ट्स है तो आप लोग देख सकते हैं। और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाली पहली भारत की पहली व्यक्ति और पहली महिला है। भारत की पहली व्यक्ति भी है और पहली महिला है। केंटन आर मिलर अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संजो आयुसीएन होता है कि तकनीकी शाखा कौन सा, WCPA वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा हर 2 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। और स्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी, 2006 में हुई थी। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार मिला। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन है श्याम बेनेगल और जीनत अमान, करण जौहर और शाहरुख खान, सुभाष साहू और राम संपत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, श्याम बेनेगल और जीनत अमान। करेक्ट आंसर श्याम बेनेगल और जीनत अमान को 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 अहमदाबाद के काकरिया लेक स्थित इके एरिना में आयोजित किया गया और इसकी मेजबानी शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल ने की, ठीक है। और पहली बार कब शुरू हुआ था फिल्म फेयर पुरस्कार, 1954 में, 1954 में द टाइम्स ग्रुप के फिल्म फेयर द्वारा शुरू किए गए थे। उसी वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शुरू किए गए थे। तो इस फिल्म फेयर अवार्ड्स में क्या होगा, देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज,
सबसे डायरेक्टर किरण राव, अभिनेता अभिषेक बच्चन, अभिनेत्री आलिया भट्ट। तो सब सारे देख लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से आने की संभावना ज्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना स्कीम है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना स्कीम है और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई स्कीम स्टार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसका डेट भी आप याद रखेंगे, राइट। हर एग्जाम के लिए, यूपीएससी कम, पीसीएस और किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 12 अक्टूबर 2025, 12 अक्टूबर 2025 को दो स्कीम स्टार्ट हुआ। ध्यान रखिएगा, पहला स्कीम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरा स्कीम है दलहन आत्मनिर्भरता, ठीक है, मिशन। मुख्य उद्देश्य फसल उत्पादकता बढ़ाना, दाल आयात को कम करना और भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना। ठीक है, पीएम मोदी ने दो प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 12 अक्टूबर, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 12 अक्टूबर, कब? 2025, यानी कि इस साल। साथ ही कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 42,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में देख लिए। योजना का बजट 24,000 करोड़ रुपया, 6 साल में 24,000 करोड़ रुपया का बजट दिया गया है। और टारगेट एरिया कितना? 100 कृषि दृष्टि से पिछड़े जिले। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की कोशिश किया गया है। ठीक है, यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करके कृषि उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि बढ़ाने पर केंद्रित है। चलिए, बहुत अच्छा है। और उसी तरीके से जो सेकंड है, ये तो हम लोग धन धान्य वाला देख लिया, दलहन वाला देख लेते हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का क्या बजट है? 11,440 करोड़ रुपया का बजट है। इसका भी टारगेट कब है? 6 साल तक का टारगेट है। लक्ष्य 2030-31 तक 350 लाख टन दालों का उत्पादन। सारे इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये सब ध्यान देना है। स्कीम आता है तो स्कीम में पूछता है कि स्कीम में गवर्नमेंट का बजट का कितना है, बजट कितने साल के लिए है, टारगेट गवर्नमेंट का क्या है। ठीक है, उस स्कीम का टारगेट क्या है। आखिर स्कीम किसी न किसी टारगेट के लिए लाया जाता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? घरेलू आपूर्ति बढ़ाकर दाल आयात पर निर्भरता कम करना। हम जो अभी दाल पल्सेस को जो हम इंपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट को कम करना और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यह टारगेट कुल मिलाकर रखा गया है। ठीक है, तो दोनों स्कीम 12 अक्टूबर का है, दोनों स्कीम इंपॉर्टेंट है, दोनों स्कीम के बारे में ध्यान रखना है। 88 लाख निःशुल्क बीज कीटों का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और 1,000 नई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। दाल में कौन कौन? तुअर, उड़द और मसूर की खेती का एक्सटेंशन किया जाएगा, राइट। नफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियों के साथ एमएसपी बेस्ड परचेज किया जाएगा। ठीक है, एमएसपी जानते होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, उस बेस पे इसका परचेज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। वर्ष 2025 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक जो होता है, ठीक है, एक ओपेक होता है, ये तो अलग हो गया ओपेक। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये एपेक होता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? 2025 वाला जो है अपेक की मेजबानी किस देश ने की? क्वेश्चन आपका कुल मिलाकर ये है। बताइए इसका आंसर, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो करेक्ट आंसर विल बी साउथ कोरिया। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर? दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। रिलेटेड फैक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट क्या था अपेक का? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अपेक एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। इसके 21 सदस्य हैं ताकि इसके 21 मेंबर अर्थव्यवस्थाओं के बीच फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिल सके। हेडक्वार्टर कहाँ है अपेक का? सिंगापुर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या है? सतत आर्थिक विकास, व्यापार और निवेश को बढ़ाना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। इंडिया अपेक का मेंबर नहीं है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंडिया अपेक का सदस्य नहीं है क्योंकि एशिया पैसिफिक में ये नहीं आ रहा है, लेकिन 1990 के दशक से इस सदस्यता के लिए क्या है? एफोर्ड कर रहा है, प्रयासरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारत 27 से 30 अक्टूबर 2025 को किस शहर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, पता ही है आईएसए इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव, खास करके इंडिया का इनिशिएटिव था। ये जो अभी 27 से 30 अक्टूबर 2025 को जो आईएसए का आयोजन होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, कहाँ पर किया जाएगा? इंडिया में कहाँ पर किया जाएगा? ठीक है, गुरुग्राम, दिल्ली, विशाखापट्टनम और पटना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ आयोजन किया जाएगा? दिल्ली में 27 से 30 अक्टूबर 2025 के दौरान। आईएसए एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जो ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देता है। और कब आया था? COP21 के दौरान 2015 में इसे लॉन्च किया गया था।
ठीक है, भारत सरकार का या भारत का ये इनिशिएटिव था, राइट। आज के डेट में इसमें बहुत सारे मेंबर हो गए हैं। ठीक है, भारत और फ्रांस के संयुक्त पहल के तहत 2015 में लॉन्च किया गया था COP21, ये जो क्लाइमेट शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें। हेडक्वार्टर भी इसका इंडिया में ही है, कहाँ पे, दिल्ली के बगल में गुरुग्राम है, यहीं पे हेडक्वार्टर है। इस प्रकार IS भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया। 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन, 2030 तक सोलर एनर्जी में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट जुटाना, 1 अरब लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना और वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट सोलर कैपेसिटी स्टेब्लिशमेंट करना है, राइट। तो सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है ISA के बारे में, सोलर अलायंस के बारे में, जो भी है सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। किस देश ने M120 अमराम उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की आपूर्ति के लिए रेथियोन के साथ एक संशोधित हथियार अनुबंध में पाकिस्तान को शामिल किया? ठीक है, किसने किया है? USA ने किया है। किसने? USA ने किया है। M120 अमराम एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल दृश्य सीमा से परे रडार निर्देशित मिसाइल है, जिसे 1980 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स और रेथियोन द्वारा डेवलप किया गया था। यह दागों और भूल जाओ क्षमता प्रदान करती है, जैसे भारत में जो नाग है उसी तरीके से यह दागों और भूल जाओ क्षमता प्रदान करती है। इससे प्रक्षेपण के बाद पायलट का मिसाइल से संपर्क नहीं रहता है और मिसाइल स्वचालित रूप से ऑन बोर्ड रडार का उपयोग करके अपने लक्ष्य पर नजर रखती है। इस अनुबंध में अमेरिका यानी कि रेथियोन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं, जबकि अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं में अमेरिका के अतिरिक्त ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कई नाटो सहयोगी शामिल है। तो ये भी क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना कौन से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? ठीक है, कितने करोड़ की लागत से? 19,650। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ये भी ध्यान में रखना, भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए बाकी इसका डिटेल्स देख लीजिएगा, कम से कम फैक्ट तो याद रखना ही है। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को पुदुचेरी के कराईकल के नौसेना में शामिल किया गया? क्या नाम है? अक्षर। क्या नाम है? अक्षर। यह 8 अदम्य श्रेणी के तीव्र गश्ती पोत जो FPV होती है उसकी श्रृंखला में दूसरा पोत है। अक्षर नाम का अर्थ अविनाशी है, सुरक्षित, निरापद और स्वच्छ समुद्र करने के लिए ICG के दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता को प्रतीक है। ठीक है, और इसमें 60% से जो अधिक मटेरियल लगा है, क्या है? सब स्वदेशी सामग्री, इंडिजीनियस का। अगला क्वेश्चन, भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा ऑस्ट्रो हिंद 2025 किस संस्करण का आयोजन किया गया? कौन सा संस्करण है ये? 4th संस्करण है। कौन सा है? 4th संस्करण है। ऑस्ट्रो हिंद मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कॉम्बिनेशन है। आयोजन कहाँ हुआ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में, 13 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच। वैसे करके एक एक क्वेश्चन याद कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज एग्जाम के दौरान क्या हो गया कि जितना भी एक्सरसाइज हुआ, चाहे इंडिया UK, इंडिया जापान, राइट, इंडिया आसियान के कई सारे कंट्री के साथ भी करता है, इंडोनेशिया के साथ भी करता है, श्रीलंका के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, USA के साथ करता है, फ्रांस के साथ करता है। सारे एक्सरसाइज जब एक साथ आ जाएंगे तो दिक्कत होने लगेगी याद करने में, क्योंकि उसमें नेवल भी होता है, एयर भी होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है। अभी से थोड़ा थोड़ा करके याद करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे ऑस्ट्रो हिंद आ गया तो ऑस्ट्रो हिंद याद कर लीजिए, पर्थ में हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो इस टाइप से लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा करंट अफेयर्स आपको सहूलियत रहेगा, ईजी रहेगा। उद्देश्य सैन्य सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। मुद्रा तो पता ही आपको, डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गूगल ने भारत के किस राज्य में अपनी अब तक की सबसे बड़ी निवेश योजना के तहत AI डाटा सेंटर बनाने की घोषणा की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र, AI डाटा सेंटर बनाने की घोषणा की। कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश। कहाँ किया? आंध्र प्रदेश। निवेश राशि $15 बिलियन 5 वर्षों में, 2026 से 2030 इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अभी तक का सबसे बड़ा। और स्थान विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, भारत का पहला गीगावाट स्केल AI डाटा सेंटर। ठीक है, अडानी कोनेक्स साझेदार हैं। चलिए 1.88 लाख 1.88 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। 13 अक्टूबर 2025 को
गाजा में 2 साल से चली आ रही इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने के लिए किस देश में एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ? जरूरी है ये सब शांति समझौता, बट हुआ कहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है, मिस्र में हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है, राइट, क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद से हमास ने बंधकों को रिहा किया और इजराइल ने कैदियों को छोड़ा। बाकी ये सब एक नजर दौड़ा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कहां पर हुआ है? मिस्र में हुआ है और दोनों के बीच शांति समझौता। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2030 के प्रस्तावित मेजबान के रूप में भारत के किस शहर को अनुशंसित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉमनवेल्थ के संदर्भ में कहाँ किया गया? अहमदाबाद को। किसे? अहमदाबाद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है ये। नरनपुरा खेल परिसर हाल ही में 825 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का एक प्रमुख स्थल होगा। ठीक है, और भी कई जगह है, आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, कनेक्टिविटी मिलेगी, ये सब सारी चीजें देखना है इसमें। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? राइट, शांति के क्षेत्र में किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह क्वेश्चन आने की संभावना इसमें रहेगा। वेनेजुएला की है, वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो है। उन्हें पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने और न्यायपूर्ण शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के प्रति उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, शांति में क्या किए उन्होंने आखिर, राइट, ये ध्यान में रखना है कि डेमोक्रेटिक जो राइट है उनको प्रमोट किया, उनको इंक्रीज किया इस टाइप से। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला के एक प्रमुख राजनीतिक नेता, लोकतंत्र समर्थक, कार्यकर्ता और विपक्ष की मुख्य आवाज है। उन्होंने वर्षों से देश में स्वतंत्रता, पारदर्शिता और मानवाधिकारों की बहाली के लिए संघर्ष किया है। मचाडो ने वेनेजुएला के सत्तावादी शासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन चलाकर जनता के बीच डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग किया है, मजबूत किया है, तो एक अच्छी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत को नौसेना में शामिल किया? आईएनएस एंड्रोथ, आईएनएस एंड्रोथ को शामिल किया है। इस श्रेणी का पहले पोत आईएनएस अर्नाला का जून की शुरुआत में जलावतन किया गया था। आईएनएस एंड्रोथ इसी श्रेणी का दूसरा पोत, राइट, और 80% से अधिक इसमें स्वदेशी सामग्री लगी हुई है। और भी रिलेटेड फैक्ट्स इसमें देख लीजिए। किसके द्वारा निर्मित है? जीआरएससी द्वारा निर्मित है। जीआरएससी 8 बना रहा है, 8 में ये एक है, राइट। जीआरएससी यानी गॉर्डन रिसर्च, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये क्या है? डिफेंस का पीएसयू है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होता है ना डिफेंस का पीएसयू, एचएएल हो गया, जीआरएससी हो गया, बीएल होगा, उस तरीके से जीआरएससी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस डे है, ये कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, 17 अक्टूबर। ठीक है, उद्देश्य क्या था? दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। कब शुरुआत की गई थी इसकी? 17 अक्टूबर 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी। अनाउंसमेंट 1992 में यूएनजीए द्वारा, यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे पार्ट हैं, जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, सामाजिक और आर्थिक परिषद हो गया, इस टाइप से बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो उसी तरीके से इसमें जनरल असेंबली होता है। ठीक है, यूएनजीए। थीम क्या है? परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करके सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, राइट। क्वेश्चन नंबर 17। यूनेस्को ने कहां पर चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का पहला आभासी संग्रहालय यानी कि वर्चुअल म्यूजियम शुरू किया? कहां पे शुरू किया है? स्पेन में, स्पेन। यूनेस्को ने स्पेन के बार्सिलोना में चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का पहला वैश्विक आभासी संग्रहालय शुरू किया। इसका शुभारंभ सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यूनेस्को के विश्व सम्मेलन के दौरान हुआ था। कब हुआ? 9 सितंबर 2025 को। ठीक है, 29 सितंबर 2025 को। इन आभासी संग्रहालय में फिलहाल 46 देशों की लगभग 240 लापता वस्तुएं प्रदर्शित की गई है।
और अवैध तस्करी के खिलाफ संबंधित कार्रवाई के लिए मेंबर कंट्री के आह्वान के जवाब में विकसित किया गया है। ठीक है, संग्रहालय के लिए फाइनेंशियल जो सहायता है सऊदी अरब से आती है और इसे इंटरपोल के सहयोग से एग्जीक्यूट किया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है। यूनेस्को क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना हुई? दिसंबर 1945 में, दिसंबर का 11 दिसंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर आप लोगों को पता है पेरिस। पेरिस कहाँ है आपको पता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस, सी नदी के किनारे, सब सारा पता है। और डीजी इसके कौन है? अभी बने हैं नए, नया डीजी बना है इसके डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक कौन? खालिद अल एनानी। ठीक है, खालिद अल एनानी बने। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार यूपी में कहां पर एनएसजी का 7वां हब स्थापित किया जाएगा? एनएसजी का 7वां हब कहां स्थापित किया जाएगा? अयोध्या में स्थापित किया। कहाँ? अयोध्या में स्थापित। बाकी देख लीजिए, इसका एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। अब हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नई दिल्ली। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा भारतीय राज्य टॉप लेवल पर है? ठीक है, यूपीआई में कौन सा है? तेलंगाना टॉप लेवल पर है यूपीआई यूज करने में, इंटेंसिटी में सबसे ज्यादा करता है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना यूपीआई उपयोग की तीव्रता में शीर्ष पर है। ठीक है, यह अध्ययन फोन पे के लेन देन डाटा का उपयोग करके किया गया था। ठीक है, क्योंकि फोन पे कुल यूपीआई लेन देन का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। और यूपीआई की शुरुआत कब हुई? तो 2016 में। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? हाल ही में कहां पर एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? कहां किया गया है? नई दिल्ली में। एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण का प्रदर्शनी। ठीक है, 15-17 अक्टूबर 2025। और हुआ कहाँ? भारत मंडपम। उद्घाटनकर्ता कौन थे इसके? रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी। अक्टूबर 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया का पोजीशन कौन सा है? हेनले का क्वेश्चन बार बार आते रहता है। कौन सा पोजीशन है इंडिया का? 77। किसमें? पासपोर्ट वाला में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, भारत की रैंक अक्टूबर 2025 में जारी वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में भारत की रैंक 85वीं है। ठीक है, वैश्विक पासपोर्ट में, ये हेनले का है। कुछ महीने पहले जारी रैंकिंग में भारत 77वें स्थान पर आ गया था, अब फिर रैंक गिर गई। भारतीय पासपोर्ट धारक अब 57 स्थानों पर वीजा मुक्त पहुंच सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है। अब अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है, जहाँ केवल 24 स्थानों पर वीजा मुक्त पहुंच है। और अमेरिकी पासपोर्ट 20 साल में पहली बार टॉप 10 से बाहर हो गया है, 12वें स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसको आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसलिए ये भी है कि आपको क्वेश्चन ऑफ द डे यही था आपका। क्या होगा करेक्ट आंसर? डैन कैड्स। कैड से याद रखिए, कैड, डैन कैड्स। ठीक है, डैन कैड्स को आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। कार्यकाल कब से इफेक्ट होगा? 6 अक्टूबर 2025 से। उन्होंने गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है, जिन्होंने अगस्त 2025 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वापसी के लिए पद छोड़ दिया था। आईएमएफ को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त होने से पहले डैन कार्ड अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष और एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष है या एमडी कर सकते। अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीता? कौन सा देश है? चाइना ने सर्वाधिक मेडल जीता है। और आयोजन कहाँ हुआ था? इंडिया में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। राइट, एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में चीन ने टोटल कितना जीता है? 54। सेकंड नंबर कजाकिस्तान और थर्ड नंबर जापान। और इंडिया का पोजीशन क्या है? 11वें स्थान पर है, टोटल 13 मेडल लेकर। हाल ही में अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच किस बॉर्डर लाइन पर सीमा संघर्ष हुआ? कहां पर हुआ? डुरंड लाइन पे। पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है, जो भारत अफगानिस्तान के बीच जो डुरंड रेखा लाइन था, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच होता है वो वही। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन पर सीमा संघर्ष हुआ। यह संघर्ष महीने से चले आ रहे तनाव के बाद हुआ। ठीक है, और भी फैक्ट्स हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है।
कि डूरंड रेखा को ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव कौन, सर हेनरी मार्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच हुए एक समझौते के बाद 12 नवंबर 1893 को समझौता स्थापित किया गया था डूरंड रेखा का, जो डूरंड लाइन बना। हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का हृदयाघात हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है? कहाँ के थे ये? गोवा के थे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सीएम भी रहे हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री रवि नाइक का 79 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह 2 बार गोवा के सीएम रह चुके थे। पॉलिटिशियन है, पर्सनालिटी है, क्वेश्चन आ सकता है कहाँ के रहे थे। उन्होंने गोवा के उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी MGP से की थी, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए और निधन के समय वो बीजेपी के, राइट। ये टोटल हमारे क्वेश्चन थे लास्ट वीक के। कुछ और भी क्वेश्चंस रह गए होंगे, वो भी ले लिया जाएगा सेकंड पार्ट में, बट फिलहाल तो इतना ही क्वेश्चन के कलेक्शन किया गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।